Okay, everybody. Now this is a different type of a question और इस क्वेश्चन को ज़रा समझते हैं. क्या कह रहा है वो हमें? कहता है a van of mass 3000 kg is pulling a trailer of mass 500 kg along a straight horizontal road at a constant speed of 25. उसने कहा the system of the van and the trawler is modeled as two particles connected by a light inextendable cable. क्या मतलब है? उससे हमें कहा यह है कि ये आपकी एक लेवल ग्राउंड है. इस पे आपके पास यहाँ पे वैन है, ये मेरी वैन है और यहाँ पे ये मेरा ट्रॉलर है. राइट? और ये दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. ये ट्रेलर है. ठीक है जी. अब वो हमें कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रोड पे है, मास वैन का जो है वो 3000 है, मास ऑफ ट्रेलर इज 500 kg. वैन का जो मास है दैट इज 3000, डाउनवर्ड एक्ट करेगा. ट्रेलर का जो मास है दैट इज गोइंग टू बी 500. ठीक है. कहता है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं. कहते हैं दिस सिस्टम ऑफ द वैन एंड द ट्रेलर इज मॉडल्ड एट टू पार्टिकल कनेक्टेड बाय अ लाइट इन एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग. देयर इज अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 300 ऑन अ वैन एंड 100 न्यूटन ऑन अ ट्रेलर. जब आपकी वैन जा रही है तो इस पे जो रेजिस्टेंस टू द मोशन लग रही है वो आपके पास कितनी है? दैट इज 300. और जो ट्रेलर है इस पे जो लग रही है दैट इज 100 न्यूटन्स. उससे हमें कहा क्या है? कहता है फाइंड द पावर ऑफ द वैन्स इंजन. देखें बेटा, ये बिल्कुल वैसे ही एग्जांपल है जैसे हमारे पास वो ट्रॉलर और ट्रैक्टर होता है ना. ट्रैक्टर होता है, उसके पीछे ट्रॉली लगी होती है. राइट? अब आपका जो इंजन होता है वो ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर रहा होता है. ये जो वैन है ये आपका जो है इंजन होगा इसके पास. तो ये जो प्रोड्यूस करेगी दैट इज गोइंग टू बी द ड्राइविंग फोर्स, जो कि इस डायरेक्शन में मैं मार्क कर देता हूँ. राइट? याद रखिएगा जो पीछे ट्रॉली होती है, या जैसे उसने यहाँ पे ट्रेलर का वर्ड यूज किया है, उसके पास कोई इंजन नहीं होता. वो ड्राइविंग फोर्स नहीं प्रोड्यूस करती. वो सिर्फ एक लाइट इन एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, उसके थ्रू वो चल रही होती है. राइट? अब जो टेंशन है ना, इन ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन किस तरह से एक्ट करेगी? अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये जो वैन है ये टेंशन लगाएगी बेटा बैकवर्ड की डायरेक्शन में, इस तरफ को. और ये जो ट्रॉली है या ट्रेलर है इसको जो टेंशन लग रही होगी वो आगे की डायरेक्शन में लग रही होगी. दिस इज हाउ द टेंशन एक्ट्स. जब दो पार्टिकल आपके पास कनेक्टेड हो, जैसे हमारे पास होता था, अगर मैं आपको रिकॉल करूं तो पुलिस के केस में हम कहते थे भाई ये मेरी पुली है. राइट? दो पार्टिकल्स होते थे, एक इधर होता था एक इधर होता था. ठीक है? ये एक पार्टिकल ए है, ये वाला मेरा पार्टिकल बी है. टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द मास या टुवर्ड्स द पुली. अब अगर मैं इस स्ट्रिंग को सीधा कर दूं तो ये जब सीधा होगा तो यहां पे मेरे पास जैसे ए यहां पे है, यहां पे मेरे पास बी है, तो यहां पे अगर मैं टेंशन की डायरेक्शन मार्क करूं तो वो ये वाली बनेगी. इसी तरीके से ये वाला जो केस है इसमें भी क्या होगा? वैन जो लगा रही होगी टेंशन वो बैकवर्ड होगी, ट्रेलर की तरफ से टेंशन आगे की तरफ लगेगी. सबको यहां तक फिगर क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे. ओके. अब पॉइंट यहां पे ये आता है कि जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा फर्दर, गौर से देखिएगा. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. उसने कहा है फाइंड, आपको वो कह रहा है फाइंड करो पावर ऑफ द कार्स इंजन, ये वैन्स इंजन. आपको ये बताना है कि जो आपके पास ये जो पावर है इंजन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कितनी है. सबसे पहले उसने एक चीज यहां पे लिखी है फॉर द ए पार्ट. उसने कहा है दिस इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड. और कांस्टेंट स्पीड कितनी से वो मूव कर रहा है उसने वो भी बता दिया है. उसने कहा है कांस्टेंट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है. बेटा अगर कांस्टेंट स्पीड है तो क्या मैं कह सकता हूं इफ इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड तो फॉरवर्ड फोर्स विल बी इक्वल्स टू द बैकवर्ड.
भाई कांस्टेंट स्पीड आपके पास जब होती है तो बॉडी इवेंचुअली डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है, फॉरवर्ड इक्वल्स टू बैकवर्ड होती है। तो अगर मैं देखूं फॉरवर्ड में मेरे पास क्या है, दैट इज गोइंग टू बी द ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स टू, बैकवर्ड में मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक 100 न्यूटन की रेजिस्टेंस ट्रेलर पे लग रही है, एक 300 न्यूटन की जो है वो वैन पे लग रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं दैट द ड्राइविंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू 300 plus 100 which is going to be driving force will be equals to, आपके पास कितना होगा, that is going to be 400 न्यूटन। सारे यहां तक एग्रीड हैं? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके जी। अब यहां पे मेरे पास क्या होगा, हमें उससे क्या है, पावर फाइंड करो। गौर से देखिएगा, हम एक फॉर्मूला पढ़ के आते हैं, वी हैड अ फॉर्मूला दैट ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय क्या होता था, वेलोसिटी, राइट। हमें पावर फाइंड करनी है, तो क्या मैं कह सकता हूं पावर विल बी इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। हमने ड्राइविंग फोर्स ऑलरेडी फाइंड कर ली है, कितनी है जी, 400 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी आपके पास कितनी है, दैट इज गोइंग टू बी, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है 25 की, तो यहां से पावर कितनी आ जाएगी मेरे पास, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10,000 वॉट्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज गोइंग टू बी 10 किलो वॉट्स। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस। सबको यहां तक सॉर्टेड है बेटा? ओके जी, जल्दी से नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरे इनके वेट्स को ऐड नहीं करेंगे? बेटा वेट तो डाउनवर्ड एक्ट करता है, हम तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देख रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड को। वेट तो डाउनवर्ड एक्ट करता है। ओके जी, नेक्स्ट उसने कहा है राइट डाउन द टेंशन इन द केबल। अच्छा, गौर से देखिएगा, नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट पे। टेंशन इन द केबल को देखना है। हमें पता चल चुका है ड्राइविंग फोर्स जो हमारे पास है वो कितने की है आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी, ड्राइविंग फोर्स हमने जो निकाली है दैट इज 400 न्यूटन, राइट। गौर से देखिएगा, अगर मैं यहां पे देखूं, लेट्स कंसीडर ओनली दिस वैन, इस वैन को कंसीडर करते हैं, बाकी पूरा फिगर छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ इस वैन को कंसीडर करें। याद रखिएगा आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। कंसिडरिंग ओनली वैन, हम यहां पे बात कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, बॉडी आपकी कांस्टेंट स्पीड से है, कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं ड्राइविंग फोर्स, सिर्फ और सिर्फ वैन को देखना है, बाकी फिगर को रहने दे, ड्राइविंग फोर्स विल बी इक्वल टू, बैकवर्ड में आपके पास क्या है, टेंशन प्लस इस पे जो रेजिस्टेंस लग रही है दैट इज गोइंग टू बी 300 न्यूटन। तो ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू मुझे पता है कितनी है हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 400 इज इक्वल टू टेंशन प्लस 300 न्यूटन। तो यहां से टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 400 माइनस 300 विच इज गोइंग टू बी 100 न्यूटन। सो दैट इज गोइंग टू बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर आप लोग खाली ट्रेलर को कंसीडर करना चाहते हो उससे भी निकल आएगी, मैं वो भी करके दिखा देता हूं। अगर मैं खाली ट्रेलर को कंसीडर करूं, कंसिडरिंग ओनली ट्रेलर, तो वो क्या होगी, फॉरवर्ड में लग रही है टेंशन, इक्वल बैकवर्ड में लग रही है आपके पास 100 न्यूटन की रेजिस्टेंस टू द मोशन। तो यहां से भी आपके पास सेम वैल्यू आ जाएगी, जिस मर्जी से कर लो, दोनों से आंसर मिल जाएगा। सबको यहां तक क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट। जल्दी से पहले इसको नोट डाउन करें, फिर थर्ड पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, कहता है द वैन रीचेस द बॉटम ऑफ द हिल इंक्लाइंड एट 4 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल विद अ स्पीड ऑफ 25, द पावर ऑफ वैन इंजन इज इंक्रीज टू 25, ठीक है, 25,000 वॉट्स। Assuming that the resistance forces remains the same,
find the new tension in the cable at the instant when the speed of the van up the hill is 20 meters per second. अच्छा, ओके जी. नाउ द पॉइंट इज दैट कि अब आपके पास जो वो कह रहा है वो आपको ये कह रहा है कि आपकी जो गार्ड ये पूरा सिस्टम है दैट रीचेस द इंक्लाइन प्लेन. गौर से देखिएगा, ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, इस पे वो रीच कर रहा है, राइट. होल सिस्टम हैज रीच द इंक्लाइन प्लेन लाइक दिस वन. ठीक है जी. अब उससे हमें कहा है ये जो इंक्लाइन प्लेन है दैट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 4 डिग्रीज. तो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं दिस इज 4 डिग्रीज. ठीक है. अब सबसे पहले होगा क्या कि ये जो वेट मेरे पास है इसको मुझे अब रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो आइए जी रिजॉल्व कर लेते हैं. क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी, कितना था इसका वेट, दैट इज 500 ग्राम्स है. वेट कितना बन जाएगा 5000 न्यूटन. अब इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं इस डायरेक्शन में तो दैट इज गोइंग टू बी रिजॉल्व इन दिस डायरेक्शन 90 डिग्री. ये 4 है तो यहां पे मेरे पास क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 5000 साइन ऑफ 4. यहां पे क्या आएगा 5000 कॉस ऑफ 4. एरो हेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस डायरेक्शन में और ये बैकवर्ड है. सबसे दूसरा हमारे पास क्या होगा, वैन जो है इसका भी वेट रिजॉल्व होगा. जब भी इंक्लाइंड सरफेस आए सबसे पहला काम रिजॉल्विंग किया करें. इसका जो वेट है वो कितना बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 3000 मास था तो ये 30,000 बन जाएगा. और इसको जब मैं रिजॉल्व करूंगा दैट इज गोइंग टू बी रिजॉल्व इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. दिस इज गोइंग टू बी 30,000 cos ऑफ 4, ये बन जाएगा 30,000 साइन ऑफ 4. सबको यहां तक सॉर्टेड है, थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके. नाउ द पॉइंट इज, उससे हमें क्वेश्चन में कहा क्या है, कहते हैं assuming that the resistant forces remains the same, find the new tension in the cable at the instant when the speed of the van up the hill is 20. हमें टेंशन इन द केबल फाइंड करनी है. याद रखिएगा ये 5 मार्क्स का एब्सोल्यूट क्वेश्चन है, ये इतनी आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है, राइट. गौर से देखिएगा, यहां पे बहुत सारी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होने वाली हैं. एवरीबडी स्टॉप राइटिंग, कोई लिखेगा नहीं. सबसे पहले अगर मैं यहां पे देखूं उससे क्या है, टेंशन इन द केबल फाइंड करनी है, थर्ड पार्ट कर रहे हैं. अब ये जब मूव कर रहा है तो इट इज मूविंग विद दिस कांस्टेंट स्पीड ऑफ, पावर उसने कहा है इसकी इंक्रीज हो गई है. पावर इंक्रीज हो गई, कितनी बनी है, दैट इज 25,000. कांस्टेंट स्पीड वो अब आपके पास कितनी है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, राइट. तो सबसे पहले इसकी ड्राइविंग फोर्स निकालते हैं. ड्राइविंग फोर्स क्या बनेगी हमारे पास, ड्राइविंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. पावर आपके पास कितनी है, दैट इज 25,000 डिवाइडेड बाय आपके पास कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी 20. तो अब जो ड्राइविंग फोर्स हमारे पास बनेगी दैट इज 1250 न्यूटन्स, राइट. दैट इज गोइंग टू बी द ड्राइविंग फोर्स. सबसे पहले तो मैं इसको मार्क कर लेता हूं. सबको यहां तक सॉर्टेड है, ओके जी. अब फर्स्ट चीज ये फाइंड करते हैं कि देखें पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था दैट वाज मूविंग, राइट. उसने कहा है मूविंग विद द स्पीड ऑफ कांस्टेंट स्पीड पिछले पार्ट में. अब उसने हमें कहा है कि आपके पास एट फाइंड द न्यू टेंशन एट द इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ द वैन इज 20. अब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है. उस इंस्टेंट पे जिस टाइम पे इसकी स्पीड 20 है उस टाइम पे हमें बताना है कि आपके पास जो टेंशन इन दी ये वाली केबल होगी वो कितनी होगी. इवेंचुअली हमें ये टी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो याद रखिएगा अब ये जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन भी होगी.
पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था कांस्टेंट स्पीड है, अब इसके अंदर कांस्टेंट स्पीड नहीं है, ये जिस स्पीड से मूव कर रहा है, जब इसकी स्पीड 20 थी उस इंस्टेंट पे हमने ड्राइविंग फोर्स फाइंड की है। तो अब इसके पास एक्सेलरेशन भी है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी F इज इक्वल्स टू ma। फॉरवर्ड में हमारी लग रही है ड्राइविंग फोर्स विच इज गोइंग टू बी 1250 माइनस बैकवर्ड में क्या क्या होंगी, गौर से सारे इधर देखें। बैकवर्ड में एक तो होगी ये रेजिस्टेंस टू द मोशंस 300 100, और दूसरी आपके पास वेट का जो ये वाला कंपोनेंट है ये भी बैकवर्ड में एक्ट कर रहे हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 300 प्लस 30,000 साइन ऑफ 4 प्लस 100 प्लस क्या होगा 5,000 साइन ऑफ 4 इज इक्वल टू मैस। हमारे पास क्या होगा, मैस हम लोग जो लेंगे वो इसका कलेक्टिव लेंगे, वो कितना बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 35,000 मल्टीप्लाई बाय ए। याद रखिएगा मैं यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर रहा हूं पूरे सिस्टम के ऊपर। ड्राइविंग फोर्स कलेक्टिवली माइनस बैकवर्ड में फ्रिक्शन और वो इंक्लूड करके मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू जो मैथ मैंने लिया है वो पूरे सिस्टम का लिया है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम की जो एक्सेलरेशन होगी वो सेम होगी। बेटा इसको एग्जैक्ट वैसे ही रिलेट करें जैसे पुलिस में दो पार्टिकल्स को करते होते हैं। जब पुलिस में दो पार्टिकल्स को हम करते हैं तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन दोनों पार्टिकल्स की सेम रह रही है। इसी तरीके से जो वैन और ट्रॉलर मूव कर रहे होते हैं उनकी एक्सेलरेशन सेम होती है, तो इसलिए मैंने मास कंबाइन करके लिया है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कर दिया। यहां से सबको क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। जी फवाद क्या पूछ रहे हैं? सॉरी बेटा पावर कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इस इंस्टेंट पे जब उसकी स्पीड 20 है, कांस्टेंट स्पीड से ये मूव नहीं कर रहा। हम पूरे सिस्टम के मोशन की बात नहीं कर रहे, हम जब वो अप द हिल जा रहा है जिस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड 20 है उस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रही, जिस इंस्टेंट पे 20 है उस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। तो उस इंस्टेंट पे आपकी जो पावर है वो इंक्रीज होकर 25,000 वॉट्स बनी हुई है, और उस इंस्टेंट पे जो इसकी एक्सेलरेशन है वो हम यहां पे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ओके आए फर्दर सॉल्व करते हैं। इफ आई सॉल्व दिस फर्दर ये बनेगा 1250 माइनस यहां से लेके यहां तक, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। जो आंसर बनता है दैट इज 2841.48 इज इक्वल टू 3500 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो यहां से मैं अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं तो वो मेरे पास आती है -0.4547 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज रादर द डिसेलरेशन। राइट, अब हमें उससे कहा है टेंशन फाइंड करो। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था पूरे फिगर को आप भूल जाएं, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो वैन के ऊपर। लेकिन यहां पे याद रखना पिछले क्वेश्चन में बड़ा सिंपल था, हम लोगों ने क्या किया था, हमारे पास जो बॉडी थी वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी, तो इसलिए फॉरवर्ड माइनस दी बैकवर्ड कर दिया था। लेकिन यहां पे अब हम जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमारे पास वो वाला सिनेरियो नहीं होगा। राइट, आपकी मर्जी है, वैन को कंसीडर करना है वैन को कंसीडर कर लें, ट्रेलर को कंसीडर करना है ट्रेलर को कर लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। राइट, तो पिछले में मैंने वैन को लिया था, अब मैं ट्रेलर को ले रहा हूं। गौर से देखना, कंसीडरिंग ट्रेलर क्या होगा। ट्रेलर पे अगर मैं देखूं तो फॉरवर्ड में लग रही है मेरी टेंशन, बैकवर्ड में एक 100 न्यूटन की है और एक ये वाली है। क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी टेंशन माइनस बैकवर्ड में मेरे पास कौन सी है, दैट इज गोइंग टू बी 100 प्लस क्या होगा 5000 साइन ऑफ 4 इज इक्वल टू मैथ कितना है ट्रेलर का, दैट वाज 500 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितनी निकाली है मैंने, दैट इज -0.4547। इसको आए जी सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी टेंशन माइनस 100 प्लस 5000 साइन ऑफ 4। इसकी वैल्यू अगर मैं अपने कैलकुलेटर से निकालूं
तो 5000 sin 4, make sure your calculator is in the degree mode, 348.78 is equals to 500 multiplied by 0.4547. This is going to be minus 227.35. फर्दर सॉल्व करते हैं, टेंशन माइनस यहाँ पे बन जाएगा 100 ऐड करते हैं 448.78 इज इक्वल टू माइनस 227.35. सो दिस इज गोइंग टू मेक अस द टेंशन इज इक्वल टू माइनस 227.35 प्लस 448.78. तो यहाँ से मेरे पास जो टेंशन की वैल्यू आती है दैट इज गोइंग टू मेक अस टू माइनस 227.35 प्लस 448.78. तो यहाँ पे मेरे पास आंसर कितना बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 221.43. दैट इज गोइंग टू बी द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग. Right? So this is how you are supposed to solve these type of questions. आइए जी एक और करते हैं. Everybody try this question. Okay ji. Now this is an A-star question which the examiner has given to us. Let's solve this. गौर से देखिएगा. उससे हमें कहा क्या है, कहता है पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट अबव द टैंक कंटेनिंग द वाटर. ठीक है, द पार्टिकल फॉल्स वर्टिकली टेकिंग 0.8 seconds to reach the water surface. There is no instantaneous change of speed when the particle enters the water. The depth of the water in the tank is 1.2 meters. अच्छा, मैंने ये टैंक ड्रॉ किया है और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डेप्थ आपके पास है दैट इज 1.25 meters. This one like this, right? उसने कहा है कि आपके पास मास ऑफ 0.3 है और उसने 0.8 seconds लिए हैं टू रीच द वाटर सरफेस. ये मैंने यहाँ से इसको ड्रॉप किया है. मास मेरे पास इसका 0.8 है, सॉरी 0.3, और इसको जो टाइम लगा है यहां से वाटर सरफेस रीच करने का वो कितना लगा है, दैट इज 0.8 seconds. राइट जी. उसने कहा है देयर इज नो इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ स्पीड व्हेन द पार्टिकल एंटर्स द वाटर. ठीक है, द डेप्थ ऑफ द टैंक इज 1.85 meters. ठीक हो गया. द वाटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द पार्टिकल रेजिस्टेंस टू द मोशन. ठीक है जी. अब उससे हमें कहा यह है, कहता है कि आपके पास, उससे हमें कहा है, कहता है द वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स फ्रॉम द इंस्टेंट द पार्टिकल एंटर्स द वाटर until it reaches the bottom of the tank is 1.2 joule. Work done against resistive forces बता दिए उसने. कहता है use an energy method to find the speed of the particle when it reaches the bottom of the tank. आपको ये बताना है कि यहाँ पे bottom of the tank पे जब वो particle पहुंचा है इस point पे उसकी speed कितनी है. Let me say that ये वाला जो point है मेरा this is point A और ये वाला जो point है मेरा that is B. तो मुझे V of B बतानी है. सबको क्वेश्चन क्लियर है? थम्स अप यहाँ पे करते हैं सबको. क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं हुआ तो हमें क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं. बेटा गौर से देखिएगा, ये ए स्टार क्वेश्चन है. इसका सबसे पहले हमारा जो पार्टिकल है वो यहां से नीचे गया है इस पॉइंट पे, इसके बाद वो वाटर टैंक के अंदर जा रहा है. राइट तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि भाई इस पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी है. वो कैसे फाइंड करूंगा मैं?
रेस्ट से उसने स्टार्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, फाइनल मुझे v ऑफ a फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन जो वो नीचे की तरफ जा रहा है दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और जो टाइम उसको लगा है दैट इज 0.8 सेकेंड्स, राइट। तो अगर मैं यहां से लगाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी v इज इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी आपके पास v ऑफ a है, इनिशियल आपके पास 0 है, प्लस एक्सेलरेशन आपकी 10 है, और टाइम आपके पास 0.8 है। तो v ऑफ a विल बी इक्वल्स टू आपके पास कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a। और ये वेलोसिटी किस पॉइंट पे है, ये पॉइंट a पे मेरे पास आ गई है। सारे यहां तक एग्रीड है, थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो जो पॉइंट a है मेरा, क्या मैं कह सकता हूं पॉइंट a पे मेरा जो पार्टिकल है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी भी होगी क्योंकि स्पीड है। जो पॉइंट b है मेरा, इस पॉइंट पे इसके पास जो होगी दैट इज गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b, और पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी 0। तो मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल तो होगी नहीं। सारे इस पॉइंट पे मेरे साथ एग्रीड है, थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी में क्या आएगा, मैकेनिकल एनर्जी एट बी माइनस मैकेनिकल एनर्जी एट ए। अब वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, भाई ये पार्टिकल सीधा सीधा नीचे गिर रहा है, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगी 0 माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, उसने क्वेश्चन में हमें बताई है कितनी थी, दैट वाज 1.2 इज इक्वल्स टू पॉइंट बी पे उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, वो मैं फाइंड भी नहीं कर सकता हूं, तो मैं स्ट्रेट अवे लिख देता हूं 1/2 मल्टीप्लाई बाय मास इसका कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 0.3 मल्टीप्लाई बाय वी ऑफ बी, वही तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है, माइनस पॉइंट ए पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है काइनेटिक भी है, स्पीड मेरे पास निकल आई है, सबसे पहले काइनेटिक फाइंड कर देता हूं 1/2 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल कैसे निकालूंगा, m कितना है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1.25, दैट इज गोइंग टू बी द मैकेनिकल एनर्जी। सारे इस इक्वेशन पे मेरे साथ एग्री करते हैं, थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। आइए जी फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी -1.2 इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 0. यहाँ पे स्क्वायर भी है 0.15 v ऑफ b का स्क्वायर माइनस इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूं तो वो मेरे पास आता है 13.35। तो यहां से अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो ये क्या बनेगा -1.2 प्लस 13.35 इज इक्वल टू 0.15 v ऑफ b का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 12.15 इज इक्वल टू 0.15 v ऑफ b का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास v ऑफ b की वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट विल बी इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस। सबको याद है, क्लियर है बेटा? ओके, जल्दी से नोट डाउन करें, इसका जो सेकंड पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क का वो क्वेश्चन है। ओके जी, नेक्स्ट उसने कहा है व्हेन द पार्टिकल रीचेस द बॉटम ऑफ द टैंक इट बाउंसेस बैक वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 7 मीटर्स पर सेकेंड। एज द पार्टिकल राइजेस थ्रू द वाटर it experiences a constant resistance force of 1.8 Newton. The particle comes to instantaneous rest t second after it bounces on the bottom of the tank. Find the value of t. अब उससे हमें क्वेश्चन क्या कहा है बेटा, गौर से इस क्वेश्चन के सिनेरियो को समझो, उसके बाद सॉल्विंग होगी, पहले सिनेरियो समझना है हमने। उससे कहा यह है कि आपका जो ये टैंक था, इस टैंक की जो डेप्थ हमने मार्क की थी वो कितनी थी, दैट वाज 1.25 मीटर्स। अब पार्टिकल ने इधर से वापस बाउंस बैक किया है और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट?
इसने जो बाउंस बैक किया है, सबसे पहले उसने कहा है कि इसने जब बाउंस बैक किया है तो इनिशियल स्पीड इसकी 7 मीटर्स पर सेकेंड है। तो यहां से इसने जब बाउंस बैक किया है तो ये 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। जब ये नीचे आ रहा था इस पे कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पे रेजिस्टेंस टू द मोशन भी लग रही है कि पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पे रेजिस्टेंस टू द मोशन लग रही है, और वो कितनी है, दैट इज 1.8 न्यूटन्स। सबको क्लियर है? उसने कहा है वो टाइम बताओ जब ये आपके पास, गौर से सुनिएगा, उसने कहा है द पार्टिकल कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट t सेकेंड आफ्टर इट बाउंसेस फ्रॉम द टैंक। आपको वो वैल्यू ऑफ t बतानी है। वो कह रहा है वो टाइम बताओ जिस टाइम पे ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आएगा। इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मतलब होता है मोमेंटेरली रेस्ट। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है जिसकी वजह से बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, बच्चों ने क्या किया कि यहां पे आके सरफेस तक का टाइम निकाल दिया। बेटा आपको किसने कह दिया कि ये सरफेस पे आके रेस्ट पे हो जाएगा? हो सकता है ये सरफेस से बाहर निकल जाए, इसके पास इतनी स्पीड हो सकती है कि ये वाटर से बाहर आके इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आए, तो हमें वो भी टाइम को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो पहली चीज हमें ये चेक करना है कि भाई ये जो सरफेस है, इस सरफेस से ये पार्टिकल एग्जैक्ट लेगा भी कि नहीं लेगा। अगर तो ये एग्जैक्ट लेगा तो फिर हमें वो वाला टाइम भी इंक्लूड करना है, अगर नहीं एग्जैक्ट लेगा तो फिर हमें बॉटम से लेके सरफेस तक का टाइम फाइंड करना है। द क्वेश्चन इज फॉर द 7 मार्क्स कि भाई चेक भी होगा कि ये सरफेस पे रेस्ट पे आएगा भी कि नहीं आएगा। दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सबको क्वेश्चन क्लियर है? थम्स अप आने चाहिए, फिर सॉल्व करते हैं। ओके, गौर से सुनिएगा, अब कोई लिखेगा नहीं। वो आपसे कह रहा है कि जी आपका पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। सबसे पहले इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। F इज इक्वल टू मेरे पास होता है ma। इस पे रेजिस्टेंस टू द मोशन लग रही है डाउनवर्ड। इसका जो मास है दैट वाज 0.3 kg, जो कि वेट में नीचे की तरफ लगेगा। तो F इज इक्वल टू ma लगाऊंगा। फॉरवर्ड में मेरे पास कुछ भी नहीं है तो 0 लिख देता हूं, माइनस बैकवर्ड में मेरे पास इसका वेट है जो कि कितना बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस कौन सी होगी 1.8 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा आपके पास, मास 0.3 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दैट इज गोइंग टू बी 3 प्लस 1.8 इज इक्वल्स टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। सो दिस इज माइनस 4.8 इज इक्वल्स टू 0.3 टाइम्स ऑफ a। तो यहां से मेरे पास जो a की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 16 मीटर पर सेकेंड। दैट इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल। बेसिकली माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डीसेलरेट कर रहा है, ये रुकने की तरफ जा रहा है। सारे यहां तक एग्री करते हैं? थम्स अप आने चाहिए। बेटा लिखें मत, इस क्वेश्चन को फॉलो करें। आप लोग बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को फॉलो करें, ये क्वेश्चन इतना आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। अब गौर से देखिएगा, अब मैं ये चेक करता हूं, जैसे मैंने शुरू में कहा है, मैं ये पहले चेक तो करूं कि भाई ये जो सरफेस है इस पे इसकी स्पीड कितनी है। अगर तो इस सरफेस पे आके इसकी स्पीड 0 हो जाती है तो इसका मतलब है कि यहां पे आके ये रुक जाएगा। अगर इसकी स्पीड मोर देन 0 होगी तो इसका मतलब ये है कि ये सरफेस को एग्जिट करेगा। यही हो सकता है ना बेटा। अगर मेरे पास सरफेस पे इसकी स्पीड 0 हो जाती है तो इसका मतलब ये यहां पे आके रुक गया है। अगर इसके पास स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड भी होगी तो हम कहेंगे ये सरफेस को एग्जिट करेगा। तो गौर से देखें क्या होगा। इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है, 7 है। फाइनल वेलोसिटी सरफेस पे लिख भी देता हूं मैं, सरफेस पे वो मैं फाइंड करने लगा हूं। एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने निकाली है माइनस 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मेरे पास जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करना है दैट इज 1.25 मीटर्स। राइट, गौर से देखिएगा क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2as। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, 7 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 1.25। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी वी स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दैट इज गोइंग टू बी माइनस 40। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 40
प्लस 49, सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 आ जाएगा, देयरफॉर v की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी स्पीड है जब आपका पार्टिकल सरफेस पे पहुंचा है, when the particle reaches the surface उसकी स्पीड 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जाके इसकी स्पीड अगर 3 मीटर पर सेकेंड है तो भाई ये यहां पे रुकेगा नहीं, ये आपके पास इस सरफेस को एग्जिट करेगा और जाके जहां पे भी इसकी स्पीड 0 होगी वो इसका पॉइंट होगा जहां पे ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आएगा। सारे यहां तक एग्री करते हैं? सॉरी सर हमने -3 को क्यों नहीं कंसीडर किया? बेटा स्पीड आपके पास -3 कैसे हो सकती है, 7 पे वो है, डायरेक्शन कोई चेंज हो रही है जो -3 लगाऊं मैं? -3 तो डायरेक्शन के लिए होता है, वेलोसिटी नेगेटिव होती है डायरेक्शन चेंज अगर हो, डीसेलरेशन थोड़ी कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन थोड़ी है यहाँ पे, स्पीड है, स्पीड चेंज तब होती है जब डायरेक्शन चेंज हो, पार्टिकल ऊपर की तरफ है, सरफेस पे जाके कोई वापस नीचे की तरफ थोड़ी आएगा, बाउंस बैक थोड़ी करना है उसने, ठीक है? यस सर। ओके जी, अब गौर से देखें, ये इसकी बनेगी मैक्सिमम हाइट, गौर से देखिएगा। अब हमें दो टाइम निकालने हैं, एक हमें टाइम निकालना है यहां से लेके यहां तक का, इसको T1 कह देते हैं, उसके बाद निकालना है यहां से लेके यहां तक का, इसको T2 कह देते हैं। दोनों टाइम्स ऐड अप होंगे, दैट इज गोइंग टू मेक अस माय आंसर। गौर से देखिएगा, सबसे पहले T1 निकाल रहा हूं, वो टाइम जो कि उसने इस पार्ट, ये जो आपका है कंटेनर इसके अंदर कवर किया है, क्या होगा, इनिशियल स्पीड उसकी कितनी है, दैट इज 70, फाइनल कितनी है, दैट इज गोइंग टू बी 3 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमने कितनी फाइंड की है, दैट विल बी इक्वल्स टू -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम फाइंड करना है तो क्या होगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 3 की है, इनिशियल आपके पास 7 है, प्लस एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है, दैट इज गोइंग टू बी -16 मल्टीप्लाई बाय T1 कह रहा हूं मैं इसको, तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 - 7 इज इक्वल्स टू -16 मल्टीप्लाई बाय T of 1, -4 इज इक्वल्स टू -16 मल्टीप्लाई बाय T of 1, माइनस माइनस कैंसिल, T of 1 will be equals to 4 divided by 16, तो यहां से T of 1 की वैल्यू कितनी आ गई, that is going to be 0.25 seconds। ये वो टाइम है जो कि उसने कंटेनर के अंदर कवर किया है। टाइम इनसाइड कंटेनर। अब ये एग्जैक्ट लेगा, अब जब ये एग्जैक्ट लेगा तो ये जो आपके पास मैक्सिमम हाइट है ये वाली, इस पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 इनिशियल। अब ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये जो आपके पास 3 है ये इनिशियल बन जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या लूंगा मैं इस वाले पोर्शन के लिए, ये वाला जो डिस्टेंस उसने कवर किया है ये वाला, इसके लिए कोई बताएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, शाबाश, A will be equals to -10 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो एक्सेलरेशन -10 होगी। आए जी टाइम फाइंड करते हैं, T of 2 कैसे होगा, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 3 मीटर्स पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन विल बी -10, टाइम फाइंड करना है, क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, 0 इज इक्वल्स टू 3 प्लस -10 मल्टीप्लाई बाय t, क्या बनेगा, 3 को उठा के इधर लेके आते हैं, -3 इज इक्वल्स टू -10 मल्टीप्लाई बाय t, माइनस माइनस कैंसिल, t विल बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 10 व्हिच मेक्स t इज इक्वल्स टू 0.3 सेकंड्स, और इसको हम t ऑफ 2 कह देते हैं। तो उसने कहा था टोटल टाइम फ्रॉम द बॉटम टू द मैक्सिमम हाइट, वो टोटल टाइम कितना बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.3 प्लस T2 प्लस कर देंगे T1 के, T1 कितना है हमारे पास 0.25, तो यहां से मेरे पास कितना बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.55
seconds. That is going to be the final answer for us. Is this question clear to everyone? बेटा इट्स एन ए स्टार क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर कभी कभार उसका दिल चाहे तो वो दे देता होता है, और बच्चे वहां पे जो है ना बेतुकियां मारते हैं। ये 7 मार्क का क्वेश्चन होता है, इसको ध्यान से पूरा पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें।